महापौर जी हम सब भोपाल के नागरिकों की तरफ से उनका स्वागत कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं, प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के विचार से संबंध रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रतिमा का अनावरण इस ऐतिहासिक परिसर में हो रहा है। के माध्यम से माननीय यशस्वी गृह मंत्री राजा भोज की धरती पे पधारे। मैं उनका मध्य प्रदेश की सभी जनता की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस धरती से हम ये बात कर रहे हैं, जिस स्थान पर वो पधारे हैं, हमने 1000 साल पहले के राजा भोज को नहीं देखा, लेकिन राजा भोज के हाथों से लिखे भोजपत्र के वो तमाम पत्र अपनी समस्त शक्ति, ताकत, बुद्धि, युक्ति लगा करके जीवन के विविध क्षेत्रों पर एक शासक कितने प्रकार से सोचता है, उसके प्रमाण हमारी पांडुलिपियों में प्राप्त होते हैं। जो शासन के सारे सूत्रों के संचालन के साथ साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का सुसंचालन कैसे किया जा सकता है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और हम सब उस बात को जानते हैं, जैसे राजा भोज के साथ एक कहावत चलती है, कहाँ राजा भोज और कहाँ, लेकिन यह कहावत भी गलत है। यह कहावत इसलिए गलत है कि राजा भोज का वो पुरुषार्थ, पराक्रम इस कहावत की गलती से दब जाता है। राजा भोज वो पुरुषार्थी व्यक्तित्व थे जिनने अपने बल पराक्रम से एक साथ 2 राजाओं को परास्त किया, एक गांगे और एक तेलप। दोनों बहुत बड़ी बड़ी राजसत्ताएं थी, और दोनों राजसत्ताओं को जब परास्त किया अपने पुरुषार्थ पराक्रम से, तब यह दुनिया में कहावत चल पड़ी कि कहां राजा भोज का गांगे तेलप। वो गांगे तेलप से धीरे धीरे खसकते खसकते अपभ्रंश में गंगू तेली के रूप में स्थापित हुई। मैं ये मान के चलता हूं कि वो काल तो हम केवल सुन ही सकते हैं, लेकिन ये मैं निश्चित कह सकता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि आज भी अगर कोई ऐसी सत्ताएं आए तो हम राजा भोज के काल को दोहरा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री जी के साथ जिस प्रकार से मंत्रिमंडल माननीय मोदी जी का बना हुआ है, और कौन से क्षेत्र में दखल नहीं है, हर क्षेत्र में हर प्रकार से एक जनतंत्र को गौरवान्वित करने वाला, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र के सबसे सशक्त मंत्रिमंडल के सबसे लोकप्रिय गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित जी हमारे बीच पधारे। हम उनका वंदन करते, अभिनंदन करते। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधे सीधे मैं उम्मीद करूंगा संचालक जी के माध्यम से माननीय अमित जी को पूरा समय मिले, जिनका हम लाभ उठाएंगे। एक बार फिर मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं पूरे मंच का, सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे 3 कार्यक्रम लगाए थे। एक कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, और आज तीसरा कार्यक्रम आप सब प्रबुद्ध जनों के साथ मेरा संवाद हो रहा है। आप लोगों की जिम्मेदारी भारत के नागरिक के नाते वोट देने की तो है ही, वो तो आप देंगे ही, आप जिसको तय करेंगे उसको वोट देंगे, परंतु आपकी जिम्मेदारी जनमत बनाने की भी है, क्योंकि आप सबके किसी न किसी क्षेत्र में योगदान के कारण आप जनता में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपके मत का महत्व है, आपके विचारों का महत्व है। आप जो विचार अपने मुख से प्रकट करते हैं, इसको जनता ध्यान से सुनती है, इसको महत्व देती है, और इसके आधार पर जनता अपना मत बताती थी। एक प्रकार में लोकतंत्र के अंदर मत निर्माण की अगर प्रक्रिया ना हो तो लोकतंत्र के अंदर आत्मा ही नहीं रहती। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के बाद, बड़े बड़े 60 के दशक के बाद लोकतंत्र के जितने भी चुनाव हुए, इसका एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो एक बात उड़कर सामने आती है कि सारे चुनाव जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से लिप्त रहे। कहीं न कहीं जातिवाद से
जनमत को प्रभावित किया गया, कभी परिवारवाद से जनमत को प्रभावित किया गया, कहीं तुष्टीकरण से जनमत को प्रभावित और संग्रहित किया गया, और कहीं भ्रष्टाचार के बनाए हुए पैसों से जनमत को कलर्ड करने का प्रयास किया गया। हमारे देश का लोकतंत्र ये चार नासुरों के बीच में बटा रहा, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल के अंदर चारों नासुरों को समाप्त कर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का स्थापना किया, और आज देश सच्चे लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है। देश का जनादेश न जातिवाद से प्रभावित होना चाहिए, न तुष्टीकरण से प्रभावित होना चाहिए, न परिवारवाद से युक्त होना चाहिए, न भ्रष्टाचार के पैसों से जनादेश को खरीदा जा सकता है। ये चारों चीजों को मोदी जी ने बहुत लंबे समय के बाद दूर कर दी, और आज दो खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में दो खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है, और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। ये कौन है इंडिया गठबंधन? कौन है इंडी गठबंधन? कौन है घमंडिया गठबंधन? जिनको घमंड है, अभिमान है अपने परिवार पर, जो नहीं मानते हैं कि देश में गरीब चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, देश का प्रधान सेवक बने। वो ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद धाती है उन लोगों की जो एक परिवार में, बड़े परिवार में जन्म लेते हैं। पूरे 7 पार्टियों का एनालिसिस करिए। सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, शरद पवार जी अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, स्टालिन भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और मुलायम सिंह जी के बेटे मुख्यमंत्री बनकर फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब जो लोग, ये 7 पार्टियां एक प्रकार से अपने परिवार के हितों के लिए काम करने वाली है। मैं आज भोपाल के प्रबुद्धजनों से बात करने आया हूं कि परिवार के हितों की जो बात करते हैं, जो अपने बेटे, बेटी, भतीजे, भतीजियों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो भारत के गरीब की चिंता नहीं कर सकते, भारत की चिंता नहीं कर सकते, भारत को विश्व को सम्मान नहीं दिला सकते। भारत को विश्व में सम्मान वो ही व्यक्ति दिला सकता है जिसका जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती को समर्पित हो, भारत को समर्पित। 2027 से 2047, ये 20 साल, 2023 से 2047 से 25 साल आने वाले दिनों में, जब आजादी की शताब्दी देश मनाता होगा 15 अगस्त 2047 को, तब देश कहां होगा, इसका लक्ष्य तय किया है। मोदी जी ने हमारे देश को एक सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, लघुता ग्रंथि से बाहर निकाला, हीन भाव से मुक्त कर भारतीय भी कर सकते हैं, भारत भी कर सकते हैं, और भारत ही कर सकता है, वहां तक का विश्वास सब में आरोपित करने का काम है। ये नेतृत्व जो है, वो नेतृत्व आज आपसे मैंडेट मांगने के लिए आया है। मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सबसे पुरानी सांस्कृतिक विरासत वाला हमारा देश, इस देश की कल्पना संस्कृति के बगैर हो नहीं सकती। अगर हम दुनिया भर में सबसे विकसित राष्ट्र बनते हैं मगर हमारी सांस्कृतिक विरासत खो देते हैं, तो हमने कुछ नहीं प्राप्त किया है, ये हम सब जानते हैं। मगर हमारे सांस्कृतिक विरासत को कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति से एक प्रकार से दिमक खा जाए, इस तरह से सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने अपमानित किया था। 500 साल से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की चर्चा चलती थी। देश के आजादी के 70 साल हो गए। करोड़ों लोग चाहते थे कि इस देश में, अयोध्या में गौरवपूर्ण राम मंदिर बने और प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजे। कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसका भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रामलल्ला को अपने घर में, ये बहुत बड़ा क्षण,
हम सब भी जाएंगे, मगर मैं आपको कहने आया कि 10,000 साल के इतिहास में जिसकी ये पल का संज्ञान लिया जाएगा, ऐसा महान पल हम सबके जीवन में देखने का सौभाग्य हमें दिया। गुलामी की मानसिकता को भी हटाया, गुलामी के चिन्ह को भी हटाया। हमारी संसद, हम जब पार्लियामेंट अब आजाद हुए तब पवित्र सेंगोल को हमारे आजादी के प्रतीक के रूप में जवाहरलाल जी के हाथ में दिया गया था, जिसको न्याय दंड कहते हैं। मोदी जी ने पवित्र सेंगोल को म्यूजियम से उठाकर फिर से एक बार पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तापित कर इसको सम्मान देने का काम किया। राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला। 130 करोड़ लोगों का कर्तव्य ही इस देश को महान बन सकता है। इस देश में अब कोई राजा नहीं है, राजा अगर कोई है तो 130 करोड़ की जनता है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर काशी में बनाया, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, करतारपुर कॉरिडोर बनाकर एक बहुत बड़ी गलती को सुधारने का काम किया। हमारे सिख भाई हम सब दूरबीन से करतारपुर साहिब को देखते थे। आज हंसते हंसते जो बोले सो निहाल के नारे के साथ वहां जाकर मत्था टेक कर आते हैं। ये गौरव भी मोदी जी ने दिया। कुपवाड़ा में शारदा मित्रों 2014 से 24 साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों और उज्जवल भविष्य के संकल्प का 10 साल है। मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने संकल्प रखा था देश के सामने, हम इस देश में से धारा 370 को हटाकर समाप्त कर देंगे। मैं तो बड़ी युवा अवस्था में कार्यकर्ता बना था, मुझे भी लगता था कि हम नारा तो लगा रहे हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, मगर धारा 370 कैसे हटेगी। और देखते 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 मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। दुनिया के कोई देश में 2 संविधान नहीं हो सकते हैं, 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, 2 ध्वज नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस ने इसको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत 70 साल तक चलाया। मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको उखाड़ कर फेंक दिया। आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के सामने तिरंगे के साथ। 30 साल के बाद वहां थिएटर चालू हुए। 30 साल के बाद लाल चौक पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। 30 साल के बाद वहां मोहर्रम का जुलूस निकला है। और 30 साल के बाद देश के और दुनिया के कोनों कोनों से 2 करोड़ यात्री सुख और शांति के साथ आज कश्मीर का लुत्फ उठा रहे हैं। पड़ोसी देशों से आए हुए हिंदू नागरिक जो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए, बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए, अफगानिस्तान से, उनके लिए 2 ही विकल्प थे, या तो अपना धर्म छोड़े, परिवार की महिलाओं को अपमानित करे, या फिर अलग धर्म में चले जाए। वो भारत की शरण में है। उनको नागरिकता देने का देश की आजादी के वक्त वादा था, जो वहां से आएगा उसको हम नागरिकता देंगे। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये सारे लोगों को नागरिकता देने का वादा 70 साल से समाप्त नहीं होता था। मोदी जी ने सीएए लाकर 1 करोड़ों लोगों को नागरिकता देकर आजादी के समय का वादा हमने समाप्त किया। ट्रिपल तलाक इस देश पर एक कलंक था। इस देश की मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार नहीं मिलता था। कोई भी व्यक्ति उनको अपमानित कर आधी रात को घर से बाहर निकाल देता था। उनके आने वाले जीवन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। बैंक के मित्रों कई घर ऐसे थे, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आज एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहां बैंक अकाउंट नहीं है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक की पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। 80 करोड़ लोगों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 14 करोड़ लोगों के घर में शुद्ध पीने का पानी नल से भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सालों तक, दशकों तक ये बेसिक सुविधाओं से इस देश का गरीब इधर उधर
याचना करता था, आंदोलन करता था, निराश होकर बैठ गया था, वो देश की विकास की प्रक्रिया में जुड़ता ही नहीं था। इसका तो पूरा जीवन बेचारे का एक कुटिया बन जाए, घर में कभी गैस आ जाए, घर में शौचालय बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, नल का तो आना ही नहीं है, और पूरा बाकी बचा जो समय था वो खाना बटोरने में जाता था। मोदी जी ने एक साथ 10 साल में ये 60 करोड़ लोगों की सारी बेसिक सुविधाएं समाप्त कर उसको देश के विकास के साथ जोड़ने का काम किया है, और एक अलग भारत जो 60 करोड़ लोगों का बना था उसको हमारे साथ मिलाकर एक महान भारत की रचना की यात्रा में ये 60 करोड़ गरीबों को शामिल करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, किस प्रकार से कोई नेता आपदा के समय देश का नेतृत्व कर सकता है, इसके क्या चमत्कारिक परिणाम है मैंने खुद देखा है। मैं गृह मंत्री था, कोरोना आया, ये सहस्त्र वर्ष की सबसे कठिन घड़ी थी मानवता के लिए। पूरी दुनिया चिंता कर रही थी भारत में क्या होगा, लगता था कि लाशों के ढेर लग जाएंगे, अंबार लग जाएंगे। अपने देश की वो चिंता नहीं करते थे, भारत की चिंता, और उचित भी था क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार नहीं था और इसकी कोई रास्ता भी नहीं था। मोदी जी ने सबको कहा कि जनता कर्फ्यू मनाइए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था शनिचर को चोखा मत खाइए। इसके बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री की अपील पर 130 करोड़ लोग 24 घंटा कोई कर्फ्यू के ऐलान के बगैर घर के बाहर नहीं निकले और लॉकडाउन का संस्कार डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने थाली बजाना कहा, थाली बजाई, उन्होंने दिया जलाना कहा, दिया जलाया। मजाक करने वाले कर रहे हैं, राहुल बाबा जैसे लोग उस वक्त मखौल उड़ाते थे, उनको मालूम नहीं था एक सामूहिक लड़ाई करने के लिए जनता का मन तैयार किया जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना में तकलीफ पड़ी, भारत सबसे कम तकलीफ के अंदर बाहर आ गया क्योंकि पूरी दुनिया में अकेली सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी। यहां सरकार तो लड़ी 130 करोड़ की जनता भी कोरोना के सामने लड़ी, इसलिए हम सफल। मित्रों, 2024 का वर्ष एक प्रकार से समग्र विश्व के अंदर लोकतंत्र के पर्व का वर्ष। विश्व की 40% आबादी अपने यहां चुनाव के अंदर जा रही है। कई राज्यों के चुनाव हो गए, बांग्लादेश का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, खैर जैसा होना था वैसा हो गया। कई राज्यों के चुनाव होने हैं, इसमें भारत भी चुनाव के इसी वर्ष में चुनाव के अंदर जाएगा। 100 करोड़ के मतदाता का संघ अपना मत प्रदर्शित करेगा कि अगले 5 साल तक इस देश के शासन की धुरा किस व्यक्ति के हाथ में रहेगी, किस पार्टी के हाथ में रहेगी, किस विचारधारा के हाथ में रहेगी। ये तय करने के लिए 2024 का वर्ष हम सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ के रूप में बनी तब से 50 से दशक से आज तक हमने चुनाव को कभी सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना। हमने चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में स्वीकारा है, लोकतंत्र के उत्सव के रूप में माना है और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया है। हमने चुनाव को जनसंपर्क का जरिया माना है। हमने चुनाव को हमारे सिद्धांतों को जनता के पास, हमारी विचारधारा को जनता के पास ले जाने का एक जरिया माना है। और हमने चुनाव को जब हम सत्ता में होते हैं तब हमारी उपलब्धियों का हिसाब किताब देने का भी एक जरिया माना है। और इसी के तहत देश भर के हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई नेता जाकर जनता का भी संपर्क करता है, कार्यकर्ताओं का भी संपर्क करता है और प्रबुद्ध जन का भी संपर्क करता है।